सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्चना। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे बाल मुकुंद जी द्वारा रचित पाठ विदाई संभाषण। तो विदाई संभाषण आप नाम से ही हमें पता चल जाता है कि भाई विदाई संभाषण क्या है, यानी किसी की विदाई के समय जो बातें लिखी जाती हैं उस तरह का इसके अंदर, इस पाठ के अंदर है। लेकिन ये एक अलग सा पाठ है। ये विदाई उस समय की है जब हमारा देश आज़ाद होता है। तो व्यंग्यात्मक रूप में, व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन, वायसराय लॉर्ड कर्जन के ऊपर व्यंग किया गया है इस पाठ में बाल मुकुंद गुप्त जी के द्वारा। तो अब हमें देखना है कि इस पाठ में ये क्या बता रहे हैं। तो पहले हम थोड़ा सा बाल मुकुंद जी के बारे में जान लेते हैं। बाल मुकुंद गुप्त अपने हरियाणा के गुडियानी गांव, जो कि ज़िला रोहतक के अंदर पड़ता है, वहाँ से हैं। इनका जन्म 1865 में हुआ था और इन्होंने कई प्रमुख अखबारों का संपादन भी किया है। प्रमुख जो इनके अखबार हैं वो अखबार-ए-चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र आदि। और इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे शिव शंभू के चिट्ठे और खत, खेल तमाशा, इस तरह के। 1907 में इनका देहांत हो गया था। कुछ लेखक याद करने के लिए आपको बता दें कि देखो, इनका देहांत 1907 में हुआ है और अपने ही जो पाठ्यक्रम में आते हैं, जैसे 1907 में जन्म किसका हुआ। अब आपको ये देखना है कि 1907 में किन किन लेखकों का जन्म हुआ है। जैसे हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म, महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ है। तो बाल मुकुंद गुप्त जी ने शुरुआत में उर्दू भाषा में लिखना शुरू किया था और बाद में उन्होंने हिंदी में लिखा। विधिवत शिक्षा मिडिल तक प्राप्त की है, लेकिन वैसे स्वाध्याय से इन्होंने बहुत ही ज्ञान अर्जित कर रखा था। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। उन्हें भारतेंदु युग का और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है कि भारतेंदु और द्विवेदी युग के बीच का जो समय था उसके अंदर के ये कवि हैं। बाल मुकुंद गुप्त जी राष्ट्रीय नवचारण के सक्रिय पत्रकार रहे हैं। उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य सर्जन में भी काफ़ी सक्रिय रहे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का एक हथियार बन चुकी थी और यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह से मौजूद थी। साथ ही उनमें व्यंग्यात्मकता का पुट दिखाई देता था। उन्होंने बांग्ला संस्कृत के कुछ रचनाओं के भी अनुवाद हिंदी भाषा में किए हैं और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से उनकी कई बार लंबी बहस चलती थी। इस तरह के अन्य अनेक शब्दों पर भी उन्होंने अनेक लेखकों से बहस की है। विदाई संभाषण उनकी सबसे चर्चित व्यंग्य कीर्ति रही है। शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। यह पाठ है वायसराय कर्जन के द्वारा। कर्जन जो कि भारतीय, यहाँ अंग्रेज़ों का जो शासनकाल था उसमें भारत के वायसराय थे, के शासन में भारतीयों की स्थिरता का खुलासा करता है कि कहने को तो उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना था एवं साथ ही देश के संसाधनों का अंग्रेज़ों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। हर स्तर पर कर्जन ने अंग्रेज़ों का वर्चस्व स्थापित करने वाली कोशिश को खारिज करने की कोशिश की है। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर जो कर्जन थे, वो सरकारी जो व्यवस्था थी उसमें उनका कोई भी ऐसा काम नहीं था कि वो भारत का विकास कर रहे हों, बल्कि वो भारत को एक गुलामी के दौर के अंदर वो एक गुलाम के रूप में ही देखते थे। लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता तक उन्होंने प्रतिबंध लगा रखा था। अंततः कौंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर भी उन्हें देश विदेश दोनों जगह नीचा देखना पड़ता था। क्षुब्ध होकर इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और वापस इंग्लैंड चले गए थे। पाठ में भारतीयों की बेबसी, दुख, लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से
जोड़ने की कोशिश की गई है। साथ ही यह दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन के आतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। उस समय लिखा गया गद्य का नमूना जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। तो अब हम देखते हैं कि इस पाठ के अंदर है क्या। विदाई संभाषण। लेखक कहते हैं कि माय लॉर्ड, अंत में आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो ही गया। आखिरकार आपका जो शासनकाल था उसका अंत हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है। इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते। कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपने कल्पना की गई हो कि आप चिरस्थायी यानी बहुत ही लंबे समय तक या बिल्कुल हमेशा के लिए यहाँ पर स्थापित हो जाओगे, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा ऐसा तो आपने कभी विचार ही नहीं किया होगा। न देश के निवासियों का। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। बिछड़न समय बड़ा क्रूणोत्पादक होता है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किस प्रकार से प्रसन्न न थे। वे यही चाहते थे कि आप फिर न आवें, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखित हुए। वे दिन रात यही मानते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारें, पर अहो आज आपके जाने का हर्ष की जगह विषाद होता है। कि यहाँ पर बताना चाहते हैं कि हमारे देश के लोग तो कि जो आपको हमेशा यहाँ से धकेलना चाहते थे, लेकिन आज जब तुम यहाँ से जा रहे हो, आप यहाँ से जा रहे हो तो भी उनको दुख होता है। और इसी से जाना कि विछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। वैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। माय लॉर्ड, देश देखने का यह इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ कि आपका देश हमें, माय लॉर्ड कहता है कि आपका जो देश है वो हमें कभी भी ऐसा सौभाग्य नहीं हुआ कि हम आपका देश देखें। कहता है कि इसे नहीं जानता कि वहाँ बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है। कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि आपके वहाँ पर बिछड़ते समय किस प्रकार का भाव होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो बिछड़न के समय बहुत ही करुणा होती है, बहुत ही दुख होता है। कि हम तो जो बिछड़ने के समय लोगों का जो भाव होता है, इस देश के तो पशु पक्षी भी बिछड़ने के समय उदास देखे जाते हैं। एक बार शिव शंभू की 2 गायें थी, उनमें एक अधिक बलवती वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमज़ोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, वरन उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय यह दशा होती है पशुओं की, वहाँ मनुष्य की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाज़ा लगाना कठिन नहीं है। कि हमारे देश के तो पशु पक्षी भी अगर एक दूसरे से बिछड़ते हैं तो उनमें दुख होता है, लेकिन आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर मनुष्यों में तो क्या होगा। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल के उससे कुछ अलग नहीं है, तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसके ने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा। जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा के बाहर सुख था, उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। आह, घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामय की लीला हो रही है, यह उसे खबर नहीं थी।
इस बार मुंबई में उतरकर माय लॉर्ड आपने जो इरादे जाहिर किए थे वे ज़रा देखिए तो उनमें से कौन कौन पूरे हुए हैं कि आप जब यहाँ आए थे और आप क्या क्या सोच कर आए थे कि यहाँ आने के बाद क्या करूँगा, और आप ध्यान से सोचें कि ध्यान लगाएं कि आपके कौन कौन से इरादे पूरे हुए। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊँगा कि मेरे बाद आने वाले लाटों को वर्षों तक कुछ करना न पड़ेगा, वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे। किंतु बात उल्टी हुई, आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी और इस देश में जैसी अशांति आप फैला रहे हैं उसके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख आराम करना पड़ेगा। इस बार आपने अपना बिस्तर गर्म राख पर रखा है और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंद की भांति नचाया है। आप स्वयं भी खुश न हो सके और यहाँ की प्रजा को सुखी न होने दिया। इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है कि लोगों को इस बात का बड़ा दुख है कि आपने उनको इतना दुखी किया। विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई है। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। अलिफ लैला के अलादीन चिराग रगड़ कर और अबुल हसन के बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोल कर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी। आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की, आप दाहिने थे वह बाएं थे, आप प्रथम थे वह दूसरे थे। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे। जुलूस में आप हाथी पर सबसे आगे और सबसे ऊंचा था ओढ़ा, चवर छत्र आदि सबसे बढ़ चढ़ कर थे। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक ऐसा दर्जा था, किंतु अब देखते हैं कि जिंदगी लाट के मुकाबले आपको पटकनी खाई सिर के बल नीचे आ रहे हैं। आपके स्वदेश में वहीं ऊंचे माने गए, आपको साफ नीचा देखना पड़ा। पद त्याग की धमकी भी ऊंचे न हो सके। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे, पर सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन रिक्तंधता देते हुए दिवाला निकाल दिया। यह दिवाला तो इस देश में हुआ, उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। अंत में वहाँ भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने के समय हाथ बांधे हाजिर होते थे। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी। कितने ही राजा को मट्टी के खिलौनों की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला था। कितने ही मट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा के जादू के बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए थे। आपके एक इशारे पर देश की शिक्षा पायमाल हो गई थी और स्वाधीनता उड़ गई थी। बंग देश के सिर का आहरे रखा गया। इतने बड़े माय लॉर्ड, यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर इनके इच्छित पद पर नियत न हो सका और उनको उसी के गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। वह भी मंजूर हो गया। उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा इन्हीं को निकाल कर जाने का हुक्म मिला। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। आपका पद छूट गया, तथापि पीछा नहीं छूटा। एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल जाता है तो वह यह अवधि घृणा से काटता है, लेकिन आपको तो इस समय आपके पद पर रहना कहाँ तक पसंद है यह आप ही जानते होंगे। आपकी दशा पर आपको कैसे घृणा आती है, इस बात को जान लेने का इन देशवासियों को अवसर नहीं मिला। पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। आप किस काम के लिए आए थे और क्या कर कर चले गए। शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, यह बात आप निश्चित मानेंगे। सो कृपा करके बतलाएं, क्या कर्तव्य आपने इस देश के साथ वहन किया। प्रजा के साथ पालन कर चले। क्या आंख बंद करके मन माने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासक है।
क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना, उसको दबाकर अपनी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए चले जाना ही शासन कहलाता है। एक काम तो ऐसा बतलाइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बातें पर ध्यान दिया हो। कैसर और जार, ये कैसर और जार यहाँ पर 1 और 2 लिख रखा है, इसका मतलब नीचे इनका अर्थ दे रखा है। कैसर और जार जो थे वो एक तानाशाह शासक थे कि कैसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं, पर आपने एक मौका तो बताइए कि जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो, उनकी बात सुनी हो। नादिर शाह ने जब दिल्ली में तख्ता कत्ले-आम किया तो आसिफ जहाँ ने के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्ले-आम उसी दम रोक दिया, पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाने पर भी विच्छेद न करने की प्रार्थना आपने बिल्कुल भी नहीं सुनी। यहाँ इन्होंने कहा है कि इनके ऊपर व्यंग किया है कि हमारे देश का जो आपने विभाजन किया, हमारी प्रजा ने इतनी प्रार्थना की, इतना अनुरोध किया, इतने गिड़गिड़ाए, लेकिन आप फिर भी हमारा विच्छेद करके चले गए। आपने हमारी एक बात भी नहीं सुनी। इस समय आपको शासन अवधि पूरी हो गई, जहाँ बंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है कि बंग कि देश को मैं विच्छेद ज़रूर, देश को अलग ज़रूर करके जाऊंगा। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता? आप विचारिए तो, एक आदमी को आपने कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़ जाते हैं। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो वह नाराज़ होकर इस देश को छोड़ नहीं जाती क्या? यहाँ की प्रजा ने अपनी जिद का फल यहीं देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद से देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उसने कम पीड़ा न दी, यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीज़ों का अंत है। दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा और इसी से सब दुखों को झेल कर, पराधीनता सहकर भी वह जीती है। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी, न यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके। इसका बड़ा दुख है। इस देश के शिक्षितों को तो देखने में आपकी आँखों को ताब नहीं। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। इस बार अपनी विपद के कई साल सुल्तान के नरवरगढ़ नाम के एक स्थान में काटे थे। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि यहाँ हमारे देश में तो एक अनपढ़ जो प्रजा है, में उसमें नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। जो गीत इस तरह का है कि वो राजकुमार कैसा था कि एक स्थान पर उसने नरवरगढ़ नाम में के एक स्थान पर उसने कुछ समय कई साल बिताए थे। वहाँ चौकीदारी से लेकर उन्होंने ऊंचे पद तक काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार के बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया था, वह सुनिए। उसकी आंखों से आंसू भरकर कहा, प्यारे नरवरगढ़, मेरा प्रणाम लें। आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ। तू मेरा अन्नदाता है। अपनी विपद के दिन मैंने तुझ में काटे हैं। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ के राजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम न ले। नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम लें और मुझे जाने की आज्ञा दें। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, उसके देश से आप भी चलते समय कुछ संभाषण कहेंगे कि यहाँ के तो जो राजा हैं वो इस तरह की जब विदाई लेते हैं तो इस तरह की बात कहकर जाते हैं, तो आप भी कुछ कहकर जाएंगे क्या? यहाँ ये विडंबना कर रहे हैं, इनको व्यंग, इनके ऊपर व्यंग कर रहे हैं कि माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, वहाँ आप क्या कहकर जाएंगे?
आप तो ऐसा कह सकते हैं, अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया, तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कोई कमी नहीं की। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में नहीं थी। अब कुछ शक्ति नहीं है तो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूं कि तू फिर उठे, अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे, मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझें। आप कह सकते हैं और यह देश आपकी पिछली सब बातों को भूल सकता है, पर अपनी उदारता माय लॉर्ड में इतनी उदारता कहाँ से। तो यहाँ पर व्यंग रूप में कह रहे हैं कि आप इस तरह का विदाई संभाषण देकर जा सकते हैं कि मैंने तो आपके लिए कुछ भी नहीं किया और ना ही मैंने अपने मन में तुम्हारा भला करने की कभी सोची, लेकिन मैं भगवान से विनती करता हूँ कि आगे आने वाला कोई भी जो नया लॉर्ड आपके यहाँ आए या कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आए, वो शायद आपका भला करे। तो आप इस तरह का भाषण देकर जा सकते हैं। आपने तो भला नहीं किया, लेकिन आप दूसरे के लिए कहकर जा सकते हैं कि भगवान करे आपके यहाँ कोई आए तो आपका भला कर सके, मैंने तो आपका नहीं किया। तो यहाँ पर लॉर्ड कर्जन के ऊपर बहुत ही व्यंग्यात्मक रूप में ये पाठ लिखा गया है कि उसकी जो सोच थी वो कैसी थी कि जिसने अपनी जिद के लिए हमारे देश का विभाजन कर दिया था। एक जिद, अपनी जिद के ऊपर अड़े रहकर हमारे देश का विभाजन किया था, लेकिन सिर नहीं झुकाया। जब वो यहाँ से जाने लगते हैं, इस पद से हट जाते हैं, तो भी देश का विभाजन करने के लिए रुके रहते हैं। तो उनके ऊपर ये व्यंग किया गया है बाल मुकुंद जी के द्वारा। धन्यवाद।